अभी हमारा लास्ट है ना, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। आजकल के समय में इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम देखी जाती है मेनली, उन सभी बातों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। एक बात याद रहे, इस चैप्टर से बहुत ही कठिन सवाल नहीं आने, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बस थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखना होता है, या फिर एक दो केस स्टडी है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आएगा और बहुत इजी लेवल में आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है, लेकिन अगर है सिलेबस में तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को कि पॉल्यूशन क्या होता है। द वर्ड पॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम Latin word pollution, which means make dirty. Pollution is an undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of physical, environmental, land, water, air that affects human life on a large scale. देखो, पॉल्यूशन शब्द आया कहाँ से? एक लैटिन शब्द है, पॉल्यूटियन से आया है। पॉल्यूटियन मतलब होता है, पॉल्यूटियन मतलब होता है कि किसी चीज को गंदा बना देना, डर्टी बना देना। पॉल्यूशन होता क्या है कि ये एक तरह का फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल चेंज है जो मानव जीवन को क्या बनाता है? अहितकारी बना देता है, चाहे वो माध्यम लैंड का हो, वाटर का हो या फिर एयर का हो। पॉल्यूटेंट क्या होता है कि अ पॉल्यूटेंट इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर दैट कॉज डिग्रेडेशन। इट आल्सो क्रिएट पॉल्यूशन इन द natural balance of ecosystem. Pollutant can be in the form of gaseous, liquid or solid. कोई भी चीज, जैसे कि मान लो ये पानी है ना, अगर इस पानी में मैं कुछ कचरा डाल दूं तो वो कचरा क्या होगा? पॉल्यूटेंट होगा, जो इस पानी को पॉल्यूट कर सकता है। इसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म। अब गैस मतलब क्या? अगर मान लो इस आपके इस रूम में, इस हॉल में मैं मीथेन गैस लाकर छोड़ दूं तो मीथेन गैस यहाँ के इकोसिस्टम के लिए क्या होगा? एक तरह का पॉल्यूटेंट होगा जो यहाँ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देगा। चलिए, स्मोक क्या होता है? द टर्म स्मोक वाज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 1900 टू डिस्क्राइब अ मिक्स ऑफ स्मोक एंड फॉग. Smoke is a type of air pollution that reduces visibility. Smoke is common in industrial areas and big cities with a lot of industry and traffic. Smoke is unhealthy to human, animals and it can kill plants. Smoke क्या होता है? देखो ध्यान से, जब भी फॉग में धुआं मिल जाता है, स्मोक मिल जाता है तो उसे हम स्मोक कहते हैं। याद रखिएगा, SMOG और SMOKE में अंतर है। जब भी फॉग में स्मोक मिल जाता है तो वो स्मोक कहलाता है ना। तो जैसे कि मान लो ठंडी का भी समय चल रहा है ना, और यहाँ पे दुनिया भर का इंडस्ट्रीज वगैरह से धुआं निकल रहा है, तो ये जो शीत गिर रहा है इसमें तो भैया ये धुआं भी तो मिलेगा। ये जो भी गैस है इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल रही हैं, ये भी तो आकर मिलेगी, तो वो स्मोक का फॉर्मेशन करती है जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खासकर ये प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इससे प्लांट्स के खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वच्छ भारत मिशन, अब देखो ध्यान से, गवर्नमेंट भी कई तरह का काम करती रहती है ये पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। उसी तरह से एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन is a countrywide campaign initiated by the government of India in 2014 to improve that quality of life in urban slums and improve solid waste management. It is a restructured version of Nirmal Bharat Abhiyan launched in 2009 that failed to achieve this intended target. 2009 में एक अभियान निकाला गया था, निर्मल भारत अभियान, पर्यावरण को साफ करने के लिए, साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए, पर ये फेल कर गया। तो इसी को मॉडिफाई करके इसी का एक आधुनिक रूप स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में निकाला गया, ताकि जो स्लम्स वाले एरिया है, जो शहरों में नहीं स्लम होते हैं, झुग्गी झोपड़ी, वहां पे कंडीशन बढ़िया किया जा सके। देखो इसी के इरा से तो प्रधानमंत्री आवास योजना को निकाला गया। लोग झुग्गी झोपड़ी से निकले, नाले वगैरह का अच्छे से निर्माण हो, पॉल्यूशन ज्यादा न फैले, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। सॉइल इरोजन, जब भी मिट्टी की ऊपरी परत किसी न किसी कारण से अपनी जगह से हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, तेज बारिश हो सकता है, पेड़ वगैरह नहीं रहेगा तो बारिश क्या करेगी? मिट्टी की ऊपरी परत को हटा ले जाएगी।
Alkalization is the accumulation of weak acid bases such as bicarbonate which lead to an increase in the soil pH. Increasing the pH can become problematic for plant growth as it can be blocked for uptake of देखो जब भी सॉइल की pH वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब भी सॉइल की pH वैल्यू बढ़ जाती है तो देखो अगर pH वैल्यू ध्यान समझना, अगर 6 के नीचे जा रही है तो यानी सॉइल एसिडिक फॉर्म में जा रहा है, ऊपर जा रही है तो अल्कलाइन होते जा रहा है। जब pH वैल्यू बढ़ जाएगी तो सॉइल क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जल्दी से नहीं ले पाएगा, तो इसको हम कहते हैं अल्कलाइजेशन। अब देखो सेलिनाइजेशन क्या होता है। सॉइल सेलिनाइजेशन इज अ मेजर प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन दैट डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ desertification process in the world. Dry land soil salinization involve a combination of process like evaporation, salt precipitation and dissolution, soil transport and ion action. अच्छा देखो इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो, जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है या फिर जब मिट्टी जो है एक रेगिस्तान के रूप में कन्वर्ट होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिनाइजेशन कहते हैं, है ना। सिंपल सा, इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है ना, आयन एक्सचेंज वगैरह होते रहता है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती कराना संभव नहीं हो पाएगा। वाटर लॉगिंग, जब वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो पानी इकट्ठा होने में क्या होगा, पानी में दुनिया भर की फंगी एल्गाई वगैरह जमने लगेंगे, वाटर पल्यूट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है मिट्टी के लिए भी। जो इसकी जड़ें रहेंगी, जो पौधों की जड़ें रहेंगी वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पाएंगी, तो थोड़ा सा समस्या वाटर लॉगिंग की वजह से भी हो जाता है। अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और क्वेश्चन आंसर को देखते हुए इस चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। स्टेट एनी 4 प्रेसिंग इन्वायरमेंट कंसर्न ऑफ इंडिया, राइट अ नोट, और कुछ 4 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हमें चर्चा करनी है। पहले आ जाएगा आपका वाटर पॉल्यूशन, इसीलिए मैं कहा हूं ये वाला जो चैप्टर है ये इतना इजी है कि आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन, है ना। पानी में किसी भी तरह का केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस अगर मिल जाते हैं जो पीने के योग्य न हो, जिसके मिलने के बाद पानी पीने के योग्य न हो, हम क्या कहते हैं उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। भारत में कंटेमिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसा पानी है जो पीने के योग्य नहीं है। क्यों? पीने के पोर्टेबल वाटर मतलब जो ऐसा पानी जो पीने के योग्य हो। पहले पानी पोर्टेबल था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करती है, अपने सारे कचरे को पानी में डाल देती है। ये देखो पहले ये पानी जब रहा होगा तो कहीं ना कहीं पीने लायक, गाय वगैरह सब पी रहे हैं। यहाँ देखो दिल्ली में चले जाओ, यमुना नदी एकदम ब्लैक है, एकदम काली है। क्यों? क्योंकि सारा दिल्ली का कचरा यमुना नदी में ही डाल दिया जा रहा है। दूसरे हम आ जाएंगे एयर पॉल्यूशन पे। जब भी हवाओं में, है ना, कुछ पॉल्यूटेंट में मिक्स हो जाते हैं, जैसे देखो इंडस्ट्रीज के जो भी गैस है, ये गैस जहरीली भी हो सकती है। इन गैस के कारण एसिड रेन वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। आजकल देखो पराली वगैरह लोग जलाते हैं, है ना, खेतों में पराली जला देते हैं, तो पराली जलाने से भी धुआं से उसके एयर पॉल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की लगातार कटाई। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की लगातार कटाई डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन की संभावना बढ़ जाती है, सॉइल इरोजन की संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक इन्वायरमेंटल इशू है। लैंड डिग्रेडेशन मैं बताऊंगा कि क्या नाम है, लैंड मतलब ऐसी जमीन जो किसी योग्य ना रहे, उसको क्या कहेंगे कि लैंड डिग्रेडेट हो गया। ऐसा होता क्यों है? वाटर लॉगिंग की वजह से होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है ना। कोई भी इम्प्रॉपर प्लानिंग चल रही हो, जहां पे ठीक से मैनेजमेंट काम न कर पा रहा है, उससे क्या होता है, लैंड। अब बताओ इस जमीन पे कौन सी खेती होगी? यहाँ जो पेड़ उड़ थे सब सूख साख गए, खत्म है अब ये जमीन, कोई मतलब इसका नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन, अच्छा देखो नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत खतरनाक चीज होती है। जब तेज से आवाज आप सुनेंगे तो इंसान की सुनने की क्षमता का ना एक डेसिबल होता है, उस डेसिबल के ऊपर जब इंसान सुनता है तो कानों में दिक्कतें होती है, कई तरह की बीमारी हो सकती है, कान के पर्दे फट सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन के कई सारे कारण हैं, ट्रैफिक है
है ना, ये हवाई जहाज है, फिर आजकल भोपा वगैरह बजा के लोग दुनिया भर का काम कर रहे हैं, तो ये सारे कारण जो है नॉइज पॉल्यूशन में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो आप आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बहुत आसान है, बहुत देगा तो 6 नंबर का ये देगा या 5 नंबर का देगा। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। अब भारत में वाटर पॉल्यूशन का थोड़ा सा नेचर बता देना है। तो पहला हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स। When water is polluted by natural agents such as erosional activities, landslide, decomposition of plant, etc., it is called natural sources of water pollution. कभी कभी नेचर की वजह से भी वाटर पॉल्यूट होता है। जैसे मान लीजिए अचानक से ज्वालामुखी फट गया, अब ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा वगैरह सब कहाँ जाएगा? पानी में ही जाएगा। पानी के क्षेत्र में फटा है तो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जमीन ही पूरी की पूरी खिसक जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखो कभी कभी आपको लैंड स्लाइडिंग देखने को मिलेगा, तो वो आकर मान लो पानी में चला गया, तो इससे भी एक वाटर फॉल। कभी कभी क्या होते हैं, ये जो पौधे हैं क्या करेंगे, अगर ये पौधे कभी मान लीजिए खराब हो गए, टूट गए, गिर गए, तो डिकम्पोज होकर पानी को भी गंदा कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल वाटर पॉल्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है जितना हम कर चुके हैं। जो हमारा मैन मेड सोर्स है, हमने जितना पानी को पॉल्यूट किया है उतना किसी ने नहीं किया है। देख लीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा पोल्यूट वाटर एंड लार्ज स्केल। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, गांव शहर में तब्दील होते जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलप होते जा रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन के काम ज्यादा हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम ज्यादा हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट करते जा रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी मात्रा में कपड़ा धोया जा रहा है, इनको देखो वहां से सारा कचरा लाकर पानी में डाल दिए, इधर देखो सारा का सारा कचरा कहाँ गिर रहा है, पानी में गिर रहा है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज मैंने आपको अभी भी बताया कि कंपनी वगैरह से भी क्या होता है ना, जितने भी देखो मैक्सिमम कंपनियां वहीं खोली जाती है ना जहां अगल बगल नदी हो। क्यों? क्योंकि पानी की उधर पहली बात तो कमी नहीं होगी, लेबर मजदूर रहेंगे, आराम से वाटर टेबल अच्छा खासा रहेगा, पानी मिलता रहेगा। ऊपर से लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा कचरा कहाँ डंप कर देते हैं, पानी में, ये सोचकर कि लास्ट में समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी को बहुत ही अधिक मात्रा में पोल्यूट कर रहा है। और खासकर कौन कौन सी कंपनियां, लेदर की कंपनी, पल्प की, पेपर की, टेक्सटाइल की, केमिकल की, ये सारी। डोमेस्टिक सोर्सेज, हम देखिए हम अपने घर में जितना भी कचरा रहता है, सरकार कितना भी कह दे कि गीला कचरा इसमें डालिए, सूखा कचरा इसमें डालिए, लेकिन हम ले जाकर कहाँ फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, पानी में फेंक देंगे, नाले में फेंक देंगे, बाहर कहीं फेंक देंगे। तो ये जो डोमेस्टिक सोर्सेस होते हैं, जो हमारे घरेलू जो सामान है, ये भी वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल सोर्सेज, आजकल हम खेती के, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की है, तब से हम इतना ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल खेतों में कर चुके हैं, इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर चुके हैं अपने खेतों में, ये सारे हमारे खेतों से बहकर कहाँ जाते हैं। मान लीजिए हम लोग खेतों में गिराया, बारिश हुआ, ये बहकर कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। ये सारे केमिकल कहाँ पहुंचेंगे अंदर तक, नदियों में, तो इससे भी नदियां पॉल्यूट होती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज, आजकल हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं मेला करने जाते हैं, या फिर समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, तो ये देखो कुछ भी हम खाते हैं तो वहीं लाके समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे मान लो घूमने गए, वहीं पे कचरा फेंक दिए, पानी आई, इन सबको बहाकर कहाँ ले गई, अंदर ले गई। अब यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल होंगे उनको प्रॉब्लम होगा, वो बेचारे मरेंगे, जब वो मरेंगे तो ऊपर आएंगे, सड़ेंगे, उससे भी पानी पॉल्यूट होगा। तो ये सारे रीजन देखने को मिलेगा। कंपेयर द वाटर पॉल्यूशन इन गंगा एंड यमुना रिवर, गंगा और यमुना रिवर में कितना वाटर पॉल्यूट है, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए गंगा देखिए यहाँ से निकली है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग से, सॉरी गंगोत्री से गंगा निकलती है और आपका इधर बंगाल तक जाती है, और लास्ट में कहाँ जाकर मिल जाती है, नहीं लास्ट में मिलेगी तो वहाँ ब्रह्मपुत्रा में ना। उसके बाद यही यमुनोत्री से यमुना निकलती है और इलाहाबाद में आकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। तो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, द रिवर गंगा फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल इज हाईली पॉल्यूटेड बाय मेनी अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश और बंगाल में के बीच आएगी, और सबसे ज्यादा ये पॉल्यूट इसी क्षेत्र में होती है, जो शहरी क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसकी वजह से गंगा काफी पॉल्यूट हो रही है। डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, वाराणसी एंड फरक्का बैरेज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, वाराणसी एंड फरक्का बैरेज आर द मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया ऑफ द रिवर। जब आप कानपुर से नीचे की ओर आएंगे, वाराणसी की ओर, फरक्का बैरेज की ओर, तो ये वाला देखो जो रेड वाला रीजन है ना, ये रेड वाला रीजन कानपुर से देखो गंगा कानपुर से लेकर कहां तक, वाराणसी तक, यहाँ पे गंगा बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी जा रही है, यहीं पे फरक्का बैरेज भी बना हुआ है, याद रखिएगा। सिटीज ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता रिलीज डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग ऑफ एनिमल डेड बॉडी एटसेट्रा इनटू द रिवर। पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, कोलकाता में जितने भी जानवर मरते हैं, जो भी घर के कचड़े रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जाकर गंगा में फेंक देते हैं। अब मान लो गंगा, मान लो तुम कहो कि सर हम तो गंगा में नहीं फेंकते हैं, तो आप देखेंगे आपके यहाँ बगल में जो राप्ती नदी है वहां आप जाकर फेंक देते होंगे। जो भी जानवर है वो अंत में बहकर कहाँ पे मिलेगा, गंगा में मिलेगा, तो गंगा पॉल्यूट हो गई। अब हम देखते हैं यमुना में पॉल्यूशन का। यमुना को देखो भैया, पानीपत से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक पॉल्यूटेड है ना। देखिए यहाँ से यमुना निकल रही है, ये यमुनोत्री से, और कहाँ आके मिल रही है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसको हम देखो, ये जो एरिया है ना आगरा और मथुरा वाला, दिल्ली से लेकर मथुरा, इसको हम एरिया ऑफ डेड रिवर भी कहते हैं। ये यमुना इतनी ज्यादा पॉल्यूट हो गई है कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो देख लेते हैं हम रिवर यमुना के विषय में। द रिवर यमुना एट दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश इज पॉल्यूटेड बाय अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिल्ली और जो यमुना नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहकर जाती है, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ज्यादा पॉल्यूट हुई है। दिल्ली टू कन्फ्लुएंस विद चंबल, मथुरा एंड आगरा आर द मेजर पॉल्यूटेड एरियाज ऑफ द रिवर। दिल्ली से लेकर आगरा तक, दिल्ली, मथुरा, आगरा, यहां तक कि यमुना के क्षेत्र एकदम डेडली है। उसके लिए क्या नाम दिया गया है, एरिया ऑफ डेड रिवर। The river water is mainly polluted by the release of polluted water by Haryana and Uttar Pradesh agricultural runoff, domestic and industrial waste of Delhi। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, है ना, दिल्ली से जितने भी डोमेस्टिक होते हैं, डोमेस्टिक गार्बेज वगैरह, डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं उससे, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, और जितने भी एग्रीकल्चरल रनऑफ, एग्रीकल्चरल रनऑफ का मतलब वही खेतों में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बारिश के द्वारा पानी के माध्यम से बह के नदियों में मिलते हैं, उनके द्वारा यमुना पॉल्यूट होती है। तो यमुना में याद रखिएगा, एरिया याद रखिएगा, कौन सा कहां से कहां तक बहुत मैक्सिमम पॉल्यूट है। गंगा में कहां से कहां तक, उत्तर प्रदेश से लेकर, सॉरी कानपुर से लेकर वाराणसी तक। एक्सप्लेन 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। अब नमामि गंगे प्रोग्राम का 5 हमें ऑब्जेक्टिव बताना है। तो सिंपल से नमामि गंगे प्रोग्राम बनाया गया था गंगा को साफ करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके हमें 5 ऑब्जेक्टिव दिखा देने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, द रिवर गंगा हैज नेशनल इंपॉर्टेंस बट रिवर रिक्वायर्स क्लीनिंग बाय इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन फॉर इट्स वाटर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च नमामि गंगे प्रोग्राम विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। देखो गंगा नदी को साफ करने के लिए कई सारे काम किए गए, लेकिन जब तक आप कोई काम किसी प्लानिंग के तहत नहीं करेंगे, आप पीछे पड़ चुके हैं प्लानिंग वगैरह, जब आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। तो इसी के तहत निकाला गया हमारे केंद्र सरकार द्वारा कि नमामि गंगे प्रोग्राम। इसके 5 ऑब्जेक्टिव क्या थे, डेवलपिंग सेवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन। भैया जो गांव में नालियों वगैरह का व्यवस्था है उसको साफ किया जाए। गांव की नालियां साफ रहेंगी तो वही नालियां जाके तालाब में मिलती हैं, तालाब का पानी नहरों में मिलेंगी, नहरों का पानी नदियों में मिलेगा, नदियों का पानी समुद्र में मिलेगा, है ना। जो भी सेवरेज सिस्टम है साफ किया जाए। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल्स वगैरह निकल रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, जो भी रिवर वगैरह बन रही है या फिर जो भी रिवर वगैरह आके गंगा में मिल रही है या फिर गंगा से निकल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है, उन पे ध्यान दिया जाए। अफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंक्रीज बायोडायवर्सिटी, नदियों के किनारे अफॉरेस्टेशन किया जाए। अफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, है ना, दुनिया भर के पेड़ लगाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए नदियों किनारे, ताकि बायोडायवर्सिटी बनी रहे, वहां का एनवायरनमेंट फ्रेश रहे। क्लीनिंग ऑफ रिवर सरफेस, नदियों के सरफेस को साफ किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड एक्सेट्रा, एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पॉल्यूटेंट टू द। अब देखो गंगा ग्राम को बढ़ावा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, है ना, क्या नाम, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया जाए कि हमें गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए, हम कोई गलती क्यों करते हैं, क्यों गलती से होने वाले प्रमाण का
रिजल्ट का हमें एहसास नहीं होता है। तो अगर कोई हमें पहले से ये एहसास दिला दे तो फिर अब मान लो बिल्ली जब पहली बार दूध पीती है तो उसका मुंह जल जाता है, दूसरी बार पीती है तो मुंह जल जाता है, तीसरी बार नहीं पीती है वो तो दूध को बड़े ही आराम से फूंक फूंक कर पिएगी। जान जाती है कि हम दूध पिएंगे तो हमारा मुंह जलेगा। तो हम गलती करते तो हमें नहीं पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कभी तो जानबूझ के भी कर देते हैं, अरे थोड़ा सा ही कचड़ा है क्या हो जाता है इससे, थोड़ा सा ही जहर है पी लो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 consequences ऑफ एयर पॉल्यूशन, गिव स्टेप टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। 3 कारण बताने हैं एयर पॉल्यूशन के और कुछ स्टेप बता देने हैं कि एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके। चलिए पहले इफेक्ट देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन कॉज मेनी डिजीज, लंग, स्किन, थ्रोट, फेफड़े का, गले का, है ना, ऐसे बीमारियां हो सकती हैं पॉल्यूशन के नाते। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम एंड आल्सो कैन कॉज डेथ। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने वाला जो हमारा प्रक्रिया है ना, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है जिससे मौत भी हो सकती है। द वाटर पॉल्यूशन मॉडिफाइज वेदर एंड क्लाइमेट, लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पॉल्यूशन बोल दिया। एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे क्लाइमेट में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। मतलब हमारे क्लाइमेट में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हीट आएगा सूर्य के माध्यम से, वो हीट जो है दोबारा वापस नहीं हो पाएगा। वो हीट अंदर ही हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाएगा। जब एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाता है तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है एनवायरनमेंट का, लगातार गर्मी बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोनों एक अलग टॉपिक है ना, ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं। जब एटमॉस्फेयर में गर्मी का बढ़ जाना, गर्मी क्यों बढ़ता है ये अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एयर पॉल्यूशन क्या भैया, इससे एसिड रेन भी होगा, पानी होगी उसमें पीएच वैल्यू काफी कम होता है, एसिडिक रेन की बारिश, आम्ल वर्षा जिसको कहते हैं। इट कैन कॉज स्मोकी फॉग ओवर सिटीज कार्ड अर्बन स्मोक विच इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन फ्लोरा। पीछे आप पढ़े हैं, इससे स्मोक वगैरह क्रिएट हो जाता है ना एटमॉस्फेयर में, जो हार्मफुल होता है पेड़ों पौधों के लिए। जैसे देख सकते हैं भारत में लगभग 2500 पीपल डाइड इन भोपाल इन 1984 ड्यू टू द लीकेज ऑफ MIC इन द एयर। अब आप ध्यान देंगे, आपको याद होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। इसमें बहुत ही खतरनाक गैस MIC है ना, मीथेन गैस था जो वो एयर में मिल गया था, तो लगभग 2500 लोग मरे थे, जिसको हम क्या कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। पूरा नाम लिख लीजिएगा इसका, भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है ना। ये हुआ कब था, 1984 में भोपाल में हुआ था। इससे क्या हुआ था, लगभग 2500 लोग मर गए थे। क्यों? क्योंकि मीथेन कार्बोनेट कुछ ऐसे गैस था जो एयर में मिल गया था। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कॉज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विच इनेबल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन टू रीच द अर्थ एंड इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है ना, एक मिनट ऐसे ही रहिएगा, कहाँ गया ये ऊपर वाला है। जैसे कि मैं आपको यहां से समझा देता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो ये हमारे अर्थ के सरफेस पे मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे। होता क्या है, ये ऊपर ओजोन लेयर की परत रहती है, ओजोन लेयर की परत रहती है। जब सूर्य की रोशनी है ना, जब यहाँ से सूर्य की रोशनी इस पे आती है, तो सूर्य की रोशनी के साथ साथ कई सारी पैराबैंगनी किरणें भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है, जैसे गामा रेज है ना, एक्सरे, ये सब बहुत खतरनाक होती है। ये जो ओजोन लेयर होता है उनको रोक देता है ऊपर ही, और नॉर्मल जो लाइट है वो हमारे ऊपर नीचे आ जाती है। तो आजकल देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी में पहले बहुत, जो हम लोग एसी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा भरा जाता था। उससे क्या होता था, जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो इन ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। जब ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो गामा रे वगैरह सारा नहीं, पैराबैंगनी किरणें भी साथ में नीचे आ जाएंगी, जो भी अल्ट्रावायलेट रे होगी, तो हमें स्किन कैंसर वगैरह होने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये काफी नुकसानदायक होता है।
सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के क्या सोर्सेस है? तो नेचुरल सोर्स में आप आराम से लिख सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, है ना, ज्वालामुखी फट गया, आंधी आ गई, कहीं आग लग गया, ये आपका नेचुरल सोर्स हो गया। फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज कॉज स्मोक, ऑटोमोबाइल में दुनिया भर की गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, इससे भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट फायर, जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है, इससे भी हो जाता है। फिर आप देखिए जो नीचे बर्निंग ऑफ लिविंग एंड रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ फर्दर, आजकल देखिए लोग मर रहे हैं तो लोग उसको जलाया जा रहा है, तो एक धार्मिक कारण है, लेकिन ठीक है वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। स्टेप टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लिए गए हैं? देखिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, है ना, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए, हम उतना ही फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें जो हमारे काम की चीज हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अब मान लो हमारे पास भी बाइक है, हमको गोरखपुर जाना है, तो हम अपनी बाइक से भी गोरखपुर जा सकते हैं, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जा रही है तो क्या जरूरत है हमें बाइक से जाने के लिए? तो ये सारी सिस्टम भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, खैर ये हो नहीं पाता है तो और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि हमें एयर पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, है ना, इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करिए, है ना, प्लास्टिक वगैरह का चीजों का यूज मत करिए। खेतों वगैरह में जो खेत के वेस्ट है, हमें मुझे पता नहीं ना ये लोग जला क्यों देते हैं, गेहूं आपने काटा फिर पराली जलाते ही क्यों? साथ ही में जोत दो उसे, वो एक तरह का किसका काम करेगा? एक तरह का मैन्यूर का काम करेगा, है ना, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ेगी। एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना बंद करिए, कम कर दीजिए, नहीं बंद कर पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता है ना। पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करिए, और एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा कि व्हीकल वगैरह चलाइए तो सीएनजी का इस्तेमाल करिए, पेट्रोल वाला नहीं, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं नॉइज पॉल्यूशन से, और कैसे नॉइज पॉल्यूशन को सही किया जा सकता है, उस टॉपिक को देख लेते हैं। Industrialization has led to an increase in noise pollution as the use of heavy machinery such as generator mills, huge exhaust fan are used, resulting in the production of unwanted noise। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दुनिया भर के जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जॉस्टिंग फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक में भी आजकल देखेंगे, एयरक्राफ्ट में, व्हीकल में, ट्रेन में, ये सभी रोड पे दुनिया भर का पोपा रोड पे आप चले जाओ होता रहता है, ये भी एक नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। आजकल के शादी विवाह में जब तक डीजे तेज नहीं बजता है तब तक बेबी को डांस नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा है। माइनिंग वगैरह में, कंस्ट्रक्शन के काम में बम ब्लास्ट करके लोग माइनिंग करते हैं तो यहाँ भी पॉल्यूशन होता है। यहाँ तो नॉइज पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है। क्या क्या स्टेप लिए गए हैं नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए? तो हमें भैया बेस म्यूजिक का धीरे रखना चाहिए, है ना, डीजे वगैरह का बेस कम रखना चाहिए। फायर के दिवाली में पटाखे बहुत ज़्यादा जलाने की आवश्यकता नहीं है, काम मात्र के जलाओ, बात खत्म करो। खैर यहाँ किताब का कहने का ये कहना है कि पटाखे वगैरह का जलाने का इस्तेमाल कम कर दीजिए। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो है, फैक्ट्री इंडस्ट्री शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। जो भी कंपनियां लग रही हैं, जो भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनका ये मोटो होना चाहिए कि हम ह्यूमन सेटलमेंट को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, न कि अपने निजी लाभ के लिए, है ना, ये थोड़ा सा होना चाहिए। प्रेशर हॉर्न शुड बी यूज, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करो, जिसमें टू टू करके आवाज आती है उसका इस्तेमाल करो, ताकि कम आवाज में सबको आपकी जो भी टेक्निक है बुलाने की या बताने की समझ में आ जाए। टर्न ऑफ इंजन ऑफ द कार, देखो जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, कहीं सिग्नल आ गया तो गाड़ी का वो बंद, कुछ लोग गाड़ी में स्टार्ट रखते हैं, हॉर्न बजाते हैं। अच्छा बात हो, जब गाड़ी ट्रैफिक में हॉर्न बजाने का क्या मतलब है? आपको हॉर्न बजाने से हरी बत्ती जल जाएगी? नहीं जलेगी, तो ऑफ कर देना चाहिए, ये सारी हरकतें नहीं करना चाहिए। टीवी का वॉल्यूम का, कंप्यूटर का जो वॉल्यूम है ना, रिमोट का, सॉरी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल में रखिए, कम रखिए। अब देखो, इंसान ने जमीन तो छोड़ो, ओशन में भी नॉइज पॉल्यूशन फैला रखा है पिछले 40 सालों से। क्या कारण है? उसके कारण का बताइए। अच्छा देखो, ये जो अंदर की मछलियां है ना, ये क्या करती हैं, एक दूसरे की ध्वनि की तरंगों को पकड़ते हुए चलती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये समुद्र का जहाज है, इनको डिस्टर्ब कर देता है, ये बेचारी मर जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। ये इसकी भी आवाज आती है, यहाँ से भी सोनार कुछ और मैसेज देता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे डिसबैलेंस देखने को हमको मिलेगा। अब देखिए,
A study by Cripps Institute of Oceanography है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि आजकल समुद्र में भी नॉइस पॉल्यूशन का खतरा बढ़ गया पिछले 40 सालों से, डिस्कस करिए, है ना। ये क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए, अगर होगा तो पढ़ लीजिएगा। A study by Cripps Institute of Oceanography has revealed that oceanic noise has increased tenfold since 1960. The reason क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी का कहना है कि 1960 के बाद लगभग 10 गुना क्या हो गया है, नॉइज, ओशियानिक नॉइज पॉल्यूशन बढ़ गया। उसके कुछ कारण दिए हैं। इट इज ड्यू टू वास्ट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल शिपिंग ट्रेड। आजकल ग्लोबल व्यापार हो गया है, ग्लोबल मार्केटिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जहाजें जो है समुद्र में उतार दी गई हैं, एक वो कारण है। हायर स्पीड ऑफ वेसल्स वगैरह का स्पीड काफी ज्यादा होता है। The population has increased around the globe in recent decades, और ग्लोब में भी, दुनिया में भी आजकल क्या हो गया, जनसंख्या काफी बढ़ गई है, जिससे समुद्र के साथ हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है। इंक्रीज इन मैरीन एक्टिविटी, मैरीन में भी काफी समुद्र में भी काफी एक्टिविटी हो रहा है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा हम क्या कर रहे हैं, समुद्र से निकाल रहे हैं। मैरीन फूड, मछलियां वगैरह दुनिया भर के मार रहे हैं समुद्र में जाकर। भाई मछली मारोगे तो मछली मरेगी भी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। इंक्रीज इन नवल एक्टिविटीज, नवल एक्टिविटी का मतलब कि आजकल नौसेना की जहाजें भी समुद्र में इस तरह के काम कर रही हैं। तो ओशियानिक जो नॉइस है, ओशियानिक नॉइस का मतलब ये नहीं होता कि केवल ओशियानिक नॉइस पॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं ओशियानिक पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है ना। समुद्र में नॉइस का मतलब समुद्र में काफी हलचल इस समय, आज के समय में, पिछले 40 सालों से हो रही है। तो एक ये देख लीजिएगा। चलिए अगला, मेंशन मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो भारत में लगातार आज के समय में होते जा रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं, पहले देखते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल, फॉर एग्जांपल स्टैंड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन बैग, एसेस, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा डंप एट द डिफरेंट प्लेसेस। आजकल देखेंगे आप अर्बन एरिया में ना सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है आपको, जैसे प्लास्टिक मिल जाएगा, सीडी का टूटा हुआ टुकड़ा मिल जाएगा, ऐसे टुकड़े आपको दुनिया भर के फेंके हुए रास्ते में मिल जाते हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा, अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। अब देखो, जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता, यहाँ पे लगभग 90% सॉलिड वेस्ट जो है ना कलेक्ट किए जाते हैं। जितने भी वेस्ट वहां पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट होते हैं, और उनको डिस्पोज भी कर दिया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है। In the most of the cities and towns in the country, about 30 to 50% of waste generated and are left uncollected material, which laying on street, in open spaces and waste lands, लीडिंग टू द सीरियस। अभी वो कई सारे शहर आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे ये सॉलिड वेस्ट जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब सॉलिड वेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनेगी। जैसे मान लो ये देखो, है कि नहीं, सभी का सभी ये टुकड़ा, सभी की सभी ये चीजों को क्या किया गया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं, द अर्बन वेस्ट मटेरियल। चलिए, तो हो गया, चलिए। The urban material increase the water pollution because it is washed into the stream and other sources of water। अब अर्बन क्षेत्र में हम देखेंगे कि गलियों में, पानियों में, गलियों में, नदियों में दुनिया भर का वेस्ट वगैरह छोड़ दिया जा रहा है। एक चीज चेक कर लीजिएगा कि जूमिंग पे है कि नहीं, जैसे पहले था, ठीक। They added into the atmosphere and cause एयर पॉल्यूशन, और इनको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जो भी कचड़े होते हैं, कूड़े होते हैं, है ना, जो भी वास्ट ये सारे मटेरियल होते हैं, मान लो पानी गिरेगा तो बहकर ऐसी नदियों में कहीं भी जाकर मिलेंगे। तो सॉलिड वेस्ट का खतरा ऐसे ही बहुत ज्यादा तरीके से बनता है। देखो, जो वीआईपी शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन होते हैं, वहां पे कचरा वचड़ा का रोडों पे उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको कहीं और डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ छोटे मोटे शहर होते हैं, वहां पे देखो सॉलिड वेस्ट दुनिया भर के पड़े रहते हैं, कोई छूता नहीं है इसको। यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं अच्छे से काम करती ही नहीं है। आगे देखते हैं, दे एडेड इनटू एटमॉस्फेयर द सॉलिड मटेरियल, प्लास्टिक एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल टेक मच टाइम टू
डिकम्पोज द कॉज सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉलिड मटेरियल प्लास्टिक वगैरह से सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, सॉइल का इस्तेमाल खत्म हो जाता है। सिंथेटिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एड इनटू द सीवेज सिस्टम क्रिएट सीवेज प्रॉब्लम। कुछ प्लास्टिक वगैरह सीवेज में लोग हम ले जाकर फेंक देते हैं, तो इससे सीवेज प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। अनट्रीटेड वेस्ट डिकम्पोज स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक गैसेस एंड एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। अब मान लो दुनिया भर का इस तरह का सॉलिड वेस्ट तुम फेंके रहोगे तो ये डिकम्पोज होकर कौन सी गैस को रिलीज करेगा? मीथेन गैस को, यानी कि CH4। मीथेन का मतलब CH4, जो एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द वेस्ट स्ट्रेटजीज टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। कुछ हमको वेस्ट बताने, कुछ स्ट्रेटजीज बताने हैं क्या कि अर्बन वेस्ट प्रॉब्लम को जो दूर कर सके। तो देख लीजिए, पहले हमने क्या पढ़ा? समस्याओं को पढ़ा, अब इनको दूर करने की तकनीकी को समझते हैं। सेग्रीगेटिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट एट द सोर्स। सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करना चाहिए? अलग करना चाहिए। तो हम करते भी हैं, है ना। यूजिंग द वेस्ट वाटर ऑफ वॉश बेसिन फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट। आप कभी भी टॉयलेट को फ्लश कर रहे हैं ना, तो वेस्ट वाटर से ही फ्लश करिए। लोग साफ पानी से जाके फ्लश करने के लिए गिरा देते हैं। यूजिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर प्योरीफायर सिस्टम ऑफ फॉर। अब देखो, जो वेस्ट वाटर आप जैसे मान लीजिए वाटर प्योरीफायर लगाए हैं, तो उसमें क्या करता है? पानी को फिल्टर कर देता है, कुछ पानी को निकाल देता है। तो जो पानी को निकाल देता है, अपने कपड़े उपड़े जो छोटे मोटे काम है उससे करिए, है ना, पानी भी नहीं वेस्ट होगा। अवॉइड सिंगल यूज फूड एंड ड्रिंक कंटेनर यूटेंसिल, है ना। सिंगल यूज फूड का इस्तेमाल मत करिए। जैसे मान लीजिए लोग प्लास्टिक के चीज में खाने लगते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, है ना। ऐसे इस्तेमाल आपको पॉलीथीन का यूज करना बंद करिए, है ना। ड्राई यूजिंग ड्राई लीव्स एंड अदर गार्डन वेस्ट एज अ मैन्योर आफ्टर डिकम्पोजिंग इट इन अ पिट मेड इन बैकयार्ड। जो भी ड्राई लीव्स वगैरह है, इनको आप क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज करके एक मैन्यूर बनाकर एक खाद के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय सेकेंड हैंड आइटम एंड डोनेट यूज्ड गुड। सेकेंड हैंड आइटम को खरीदना सीखिए, है ना। और जिस चीज का आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसे आप फेंकिए मत, उसको डोनेट करने की कोशिश करिए। तो ये सारे तरीके हैं, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दीजिए। तो जितनी भी अच्छी बातें आप इसमें डाल देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच प्रॉब्लम है अराइजन ड्यू टू इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री। अब देखो, डेवलपिंग कंट्री में आप देखेंगे ना कि जनसंख्या काफी बढ़ गई है। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या दिक्कतें आई हैं? जितनी बड़ी बड़ी शहरें हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर की समस्याएं आएंगी। ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कई सारी चीजों के लिए। ड्यू टू अर्बनाइजेशन कंजेशन इज इंक्रीज इन द सिटीज विच लीड टू द अदर प्रॉब्लम। भैया कंजेशन एकदम बढ़ गया है, लोग एकदम दब के रह रहे हैं, घरों के बीच गलियों में जाने चौड़ी गलियां नहीं मिल रही हैं। ड्यू टू इन माइग्रेशन इन सिटीज बिकम ओवर क्राउडेड एंड देयर इज एक्सरसाइज प्रेशर ऑन द लैंड। इन माइग्रेशन का मतलब शहरों में लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तो लैंड पे प्रेशर भी जनरेट हो रहा है। माइग्रेशन आल्सो लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज। माइग्रेशन की वजह से शहर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ हाउसिंग। घरों की कमी लोगों को हो रही है। लोग कहाँ, जब घर की कमी हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, है ना। ओवर क्राउडिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन आल्सो लीड पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। भैया जब ओवर क्राउडिंग होगा तो पुअर सैनिटेशन सिस्टम होगा, लोगों को हेल्थ की भी समस्या होगी, है ना। कम लोग रहेंगे तो जल्दी हेल्थ सुविधा आप अच्छा दे सकते हैं, ज्यादा लोग रहेंगे तो हेल्थ सुविधा अच्छा देने में समस्या आएगी। कई सारे वेस्ट डिस्पोजल, है ना, लिक्विड डिस्पोजल। लोग क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ेगी तो चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं लोग। अर्बनाइजेशन लेड प्रेशर और एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड डिक्रीज इनएडिक्वेट फैसिलिटी सपोर्ट एंड फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, उनको जो सपोर्ट मिलता था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे ही जनसंख्या बढ़ने लगती है। एडवांटेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? माइग्रेशन टुवर्ड अर्बन एरिया प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट। जब अर्बन एरिया पे हम जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलता है। अर्बन एरिया में जाने के पास हमारे पास रेंज ज्यादा होता है, वे ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है काम करने के लिए, है ना। अर्बनाइजेशन की वजह से हमें शहरों में चीप लेबर मिलने लगे हैं, सस्ते लेबर मिलने लगे। क्यों? सभी लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, लेबर ज्यादा होंगे तो उनका मूल्य सस्ता हो जाएगा। Urbanization also positively affect standard of living as people demand advanced services at different field। लोगों का अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिमांड रहता है ना। तो लोग अलग अलग तरह के काम को चुन सकते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से।
अर्बनाइजेशन का क्या होता है, लोगों की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ना। एडवांटेज ऑफ हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो रूरल अर्बन एरिया ऑफर बेटर सर्विसेज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज। जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं अर्बन एरिया में जाके बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, वो जॉब भी क्रिएट करते हैं। अच्छा देखो, एक झुग्गी झोपड़ी मुंबई में धारावी, तो धारावी को लेकर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है, ओनली वन मेन रोड ट्रांसवर्स द स्लम, द मिस कॉल्ड 90 फुट रोड was has been reduced to less than half of than most। देखो धारावी में ना केवल एक ही रोड गया हुआ है 90 फीट का, बाकी लोग देखो किस तरह रह रहे हैं लोग झुग्गी झोपड़ी में, है ना। Some of the side alleys and lanes are narrow and even a bicycle can pass. The whole neighborhood consists temporary building 2 or 3 story high with the rusty iron stairway। देखो एकदम बड़ी गंदी तरीके से बना, 2 मंजिला 3 मंजिला तक भी धारावी लोग बिल्डिंग बनाए हैं, लेकिन रस्टी आयरन के साथ साथ काफी कंजस्टेड है ये लोग, है ना। एक ही मानोगे नहीं, एक ही बाथरूम में लोग 50-60 लोग जाते हैं, लोग लाइन लगाकर सुबह सुबह, बड़ी गंदी स्थिति है। धारावी इज अ प्लेस ऑफ शैडोलेस, ट्रीलेस, सनलाइट अनकलेक्टेड। अब देखो ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ दुनिया भर का कूड़ा कचरा, यहाँ पे मतलब छांव तो एकदम पूरा छांव ही छांव रहती है, सूर्य की रोशनी जल्दी आती नहीं, इतना ज्यादा कंजस्टेड एरिया है ये। पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ धारावी, पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, यहाँ पे लोग गांव वगैरह से आते हैं तो लोग अपनी अपनी चीजों को, अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। कौन कैसा कलाकार है, कुछ लोग पॉटरी बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ी की बनी हुई चीजें बनाते हैं, गारमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट होता है ना, वैल्यूएबल आर्टिकल्स वगैरह लोग बनाते हैं, तो जो भारत की संस्कृति को भी एक तरह से बढ़ावा देता है ये। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम इंडिया, भारत में स्लम का प्रॉब्लम को बताना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। स्लम और झुग्गी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड ओवर क्राउडेड एरिया, ऐसा एरिया जो बिना किसी प्लानिंग से बस गया, उबड़ खाबड़ जगह पे बसा हो। ऐसा ये क्यों बसता है, जब लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं, शहरों में भीड़ हो जाती है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो रेलवे के किनारे कहीं भी लोग जाकर ट्रेन कपड़ा डाल के बस जाते हैं लोग। यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे सैनिटेशन का सीवेज सिस्टम काफी बढ़िया नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही पुअर हाइजीनिक कंडीशन से लोग जीते हैं। अब देख लो बच्चे यहाँ कूड़ा करकट है, यहीं बच्चे खाना खा रहे हैं। स्लम्स जो होते हैं काफी कंपैक्ट होते हैं, जैसे वही धारावी क्या एक तरह का स्लम है, काफी कंपैक्ट होते हैं, सनलाइट वगैरह जल्दी नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, पार्क वगैरह नहीं होता है, स्कूल वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, है ना। पॉपुलेशन ज्यादा होता है, इसीलिए लोग बहुत कम पैसे में काम करने को। अब देख लो यहाँ पे घर है, बगल से नाला बह रहा है, और नाला कितना गंदा है, कितना पॉल्यूटेड है। ये देखो इनको बाहर जाना है, नाले में से घुस के बाहर निकल रहे हैं, इनको पानी भरना है, नाले के पास खड़ी होकर पानी भर रही है, तो अनहाइजीनिक वे में लोग यहाँ पे जीते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पॉवर्टी यहाँ पे ज्यादा है, जो यहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं एक तरह के ड्रग अब्यूज, है ना। ये लोग शराब, ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिज्म, स्कैपिज्म, इस तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेचारे बेवस है, कुछ है ही नहीं इनके पास, है ना, सस्ता नशा करते हैं बेचारे ये। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के कुछ कारण बताना है। तो जैसे हम देख लेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, उसके कारण क्या है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो सॉइल पॉल्यूट हो रहा है उसको लैंड डिग्रेडेशन कहेंगे। तो ओवर इरिगेशन, खेतों की अगर आप अधिक से अधिक सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूट होगा। एक्सेसिव क्यों पॉल्यूट होगा, पानी क्या करेगा, बहा कर ऊपरी परत मिट्टी को ले जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी खोना खत्म, मतलब फर्टिलिटी अपनी खो देगा, है ना, बेकार हो जाएगा मिट्टी आपकी। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है आखिर बहकर नदियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से मिट्टी में हिट हो जाती है, तो यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेट होता है, जो हमारे अगल बगल के एरिया होते हैं। पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय चिमनीज, जो भी चिमनीज वगैरह से आप पॉल्यूशन वगैरह होता है, लास्ट में विंड, ये क्या करता है, विंड पॉल्यूशन को जनरेट करता है। जब ऊपर हवा जब पॉल्यूट हो जाएगा तो जब बारिश होगी तो बारिश कैसी होगी, एसिडिक बारिश होगी। वो बारिश कैसी होगी, एसिडिक होगी, जो प्लांट्स को, सॉइल को, हर एक चीज को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, डिग्रेडेट करेगा। इसको हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन के कुछ फैक्टर्स जो है। एसिड क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है
तब क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। ये होता क्यों है, सॉरी एसिड रेन होता है। ये होता क्यों है, जो भी गैस वगैरह निकल रहे हैं, हार्मफुल गैस वगैरह निकल रहे हैं, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। किसकी मात्रा, तो भैया सल्फर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो एसिड रेन होता है। ओवर यूज ऑफ सॉइल, जब हम सॉइल का ओवर यूज कर देते हैं, ओवर यूज सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर वेरियस पर्पस इन द सेम क्रॉपिंग पैटर्न एडॉप्टेड बाय फार्मर। भैया देखो मिट्टी है, आप मिट्टी को काट काट कर आप अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ भी दिक्कत हो जाता है। ये भी नेचुरल इवेंट, कुछ नेचुरल इवेंट भी हैं, जैसे नेचुरल हजार्ड आ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो इससे भी दिक्कत होती है। क्या क्या स्टेप लिए गए हैं सॉइल इरोजन को दूर करने के लिए, हम ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। अ प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू फार्मर अबाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी नॉलेज के, उनको जानकारी देना चाहिए कि भैया आप इतने खेत में कितने केमिकल। फार्मर आता है केमिकल ऐसे छींट देता है, नहीं, एक प्रोपोर्शन होता है कि हमें इतने ही प्रोपोर्शन में केमिकल वगैरह छींटना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर शुड बी रिसाइकिल्ड एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इट शुड बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो भी इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है, इनको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसको ऐसे ही पानी में फेंक नहीं देना चाहिए। प्लास्टिक को भी डिकम्पोज, अगर प्लास्टिक जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम कोशिश करें कि प्लास्टिक को ना ही यूज करें। यूज कर रहे हैं तो उसको आप रिसाइकिल कर लीजिए, दोबारा भी उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। जो भी वेस्ट वेजिटेबल वगैरह है, जो भी आपके घर में सब्जियां वगैरह, जैसे सब्जी आप काट रहे हैं तो उसका कचरा जो हो रहा है उसको मत फेंकिए, उसको एक मैन्यूर के रूप में इस्तेमाल करिए, खाद के रूप में खेतों में डाल दीजिए, है ना। अर्बन वेस्टेज एंड म्यूनिसिपल गार्बेज शुड बी प्रॉपर्ली डिकम्पोज। जो भी वेस्टेज है, जो भी आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों का कचरा उठाती है, उसको वो क्या कर, उसको डिकम्पोज कर, उसको मिट्टी में कहीं दबा दे या फिर उससे रोड बना। आजकल तो क्या हो रहा है ना, जो सॉलिड वेस्ट है उससे रोड बनाया जा रहा है, उसको यूज में लाया जा रहा है, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। स्लम्स डेवलपर्स शुड बी प्रोवाइडेड टॉयलेट, जो भी स्लम है, जो कि झुग्गी झोपड़ी है ना, वहां पे टॉयलेट फैसिलिटीज देना चाहिए। इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप रोटेशन शुड बी इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर में मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन का हमें काम करना। क्रॉप रोटेशन का मतलब का, एक क्रॉप बो, फिर दूसरा क्रॉप, फिर तीसरा क्रॉप, मतलब एक ही तरह का क्रॉप हमेशा मत बोइए आप, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहे। Examine the watershed management program implemented in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाटर सोर्स मैनेजमेंट प्लान रखा गया था जो मध्य प्रदेश में है, उसके बारे में थोड़ा देखना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। झाबुआ इज अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश विद अ हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। पीपुल सफर ड्यू टू पॉवर्टी कॉज्ड बाय रिसोर्स डिग्रेडेशन। ये झाबुआ जो है बहुत ही अधिक पॉपुलेशन वाला एरिया था। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा थी पर मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं था। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, क्यों, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन था, वहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, है ना, जो किसके मिनिस्ट्री में आता है, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आता है। इन्होंने क्या किया, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे, झाबुआ में सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के काम में लोग काम करने लगे। It emphasized on the holistic development with community participation। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नाम लिया कि सभी लोग मिलकर यहाँ की मिट्टी को क्या बनाया जाए, फर्टाइल बनाया जाए, ताकि यहाँ पे भी उपज हो, यहाँ पे भी लोग फसलें उगा सकें और पॉवर्टी यहाँ से दूर हो सके। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड ट्रीटेड 20% एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया, लगभग 20% एरिया को सही कर दिया। द भिल्स है, भिल्स क्या एक तरह की ट्राइबल जनजाति है। द भिल्स हैव रीस्टोर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सो ईच हाउसहोल्ड प्लांटेड एटलीस्ट वन ट्री। भिल्स लोगों ने भी क्या किया, जो वहाँ के क्षेत्रीय ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी घर घर अभियान चलाया, कम से कम आप एक पेड़ जरूर लगाइए। उन्होंने कम से कम एक पेड़ जरूर लगाया ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो सके। स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड हैव डेवलप पास्चर विल सस्टेन देयर कैटल एज वेल। और उन्होंने ना स्टॉल, जैसे अपने जानवरों को चराने के लिए उन्होंने ऐसे सामान को बोना शुरू किया, ऐसे ग्रास वगैरह, फोडर वगैरह उन्होंने बोना सोन करना शुरू किया, ताकि वो जमीन में हो और उनके जो कैटल्स हैं उन्हीं चीजों को खाए, न कि घास वगैरह को खाए, है ना, तो जिससे लैंड डिग्रेडेशन भी बचा रहेगा और आहार भी मिलता रहेगा।
द विलेजर आर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इन्होंने इतनी मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि इन्होंने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतरीन जिला बना दिया। वहां पर भी विकास हुआ, पेड़ भी लगे, वहां पे अनाज भी होने लगा और पॉवर्टी धीरे धीरे दूर हुई। तो मध्य प्रदेश का ये झाबुआ, ध्यान देंगे, आपका चैप्टर खत्म हो गया। कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, तो एमसीक्यू वगैरह तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हाईली पॉल्यूटेड, तो यमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन से डायरिया होता है, कॉलरा वगैरह होता है, तो ये सब याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन, एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन। पुश एंड पुल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, पुश फैक्टर पुल फैक्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में पढ़ाया था हमने। ये क्यों होता है? माइग्रेशन की वजह से, है ना भैया। माइग्रेशन क्यों हो गया? जब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में कहीं और जाएंगे। कई सारे इसके फैक्टर है, मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें कुछ केस स्टडी दिया होगा, 1-2 केस स्टडी दिया होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। रमेश करके एक व्यक्ति है जो कहीं कमाने जाता है तो उसको नौकरी नहीं लगती है, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस स्टार्ट करता है। उस केस स्टडी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रमेश कमाने क्यों गया। कारण ये उसके वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रहा होगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन था तो उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखी तो वो कमाने गया। और ये आपका इस चैप्टर का भी रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से मैप पे काम करेंगे, पूरा मैप पे बात करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया। अब हम हिस्ट्री को भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी देखेंगे और जो है मैप पे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।